ज्ञान दायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं नेहा प्रयागराज से। जैसा कि आज आपकी अगली क्लास भूगोल की होगी। भूगोल की अगली क्लास करने से पहले या पढ़ाने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लेती हूँ कि आप जो लाइव सेशन चल रहा है आजकल शाम 8 बजे, उसमें काफ़ी बच्चे जुड़ने लगे हैं। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ रहे हैं वहाँ पर, तो उसमें जुड़े। आपको सबसे पहले तो लाभ मिलेगा। आपके सारे प्रश्न रिवीजन कराए जा रहे हैं कि जो प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, मतलब मैं यहाँ पर ओरल आपसे प्रश्न पूछती हूँ और आप उधर से उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं अभी किसी कारणवश, तो वो लोग जुड़ने का प्रयास करें, तो आपको भी लाभ मिलेगा और आप और लोगों को भी बताएं कि वहाँ पर मतलब पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो प्रश्नों के माध्यम से लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं कि मतलब प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा चलाए जाए। तो ये श्रृंखला अभी तक तो 30-35 मिनट की 2 दिन चली, लेकिन आज लगभग 1 घंटे की क्लास हुई थी। तो उसमें कई लोग जुड़े थे, तो उन लोगों को लाभ भी मिल रहा है। तो आप भी जुड़िएगा, आपको भी लाभ मिलेगा। जैसे कि मैं भूगोल की अगली क्लास में आपसे बोल रही थी कि शीतकालीन वर्षा के बारे में हम बताएंगे, ठीक है ना। किसके बारे में बताएंगे? तो शीतकालीन वर्षा के विषय में बात करेंगे कि भारत में शीतकालीन वर्षा कैसे होती है और कब होती है। तो इसके विषय में चर्चा करेंगे आज हम। तो मैंने ये भी आपको बताया कि आपको जलवायु या मानसून में पोथी पत्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से 4 पेज में ये जलवायु समाप्त कर देनी है आपको। तो आप अगर ये सोच रहे होंगे कि क्या ये फैक्टों के द्वारा एग्जाम में पूछा जाएगा, हाँ, इन्हीं फैक्ट के माध्यम से ही आपको प्रश्न में फंसाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी फैक्ट या जितना भी कंटेंट आपको दिया जाए बेहतर से बेहतर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। फिर तो हम भी ईश्वर नहीं है, ना तो भगवान है, कि ना तो हम एग्जामिनर के मन की बात जान रहे हैं कि वो कैसे प्रश्न बनाना चाह रहा है। लेकिन बात इतनी आकर यहाँ फंसती है कि अगर मैं जितना पढ़ा रही हूँ वहाँ से अगर 70 से 80%, 70% भी फंस जा रहा है तो बड़ी बात होती है। मैं 100% की तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ 70% की मैं गारंटी लेती हूँ कि मैं जितना बताऊँगी आपको, अगर वो चीज़ें आप नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ फैक्ट के माध्यम से आप याद कर लिए हैं, तो वो भी आपको लाभ देगा। तो सबसे पहले भारत में शीतकालीन वर्षा की उत्पत्ति के विषय में जानेंगे। तो इसके आप फैक्ट बिल्कुल लिखे कि वर्षा की उत्पत्ति कैसे हुई या वर्षा की प्राप्ति कैसे होती है। तो आप क्या बताएंगे कि वर्षा की प्राप्ति, अब ये शीतकालीन है तो क्या कहेंगे आप? शीतकालीन होने के कारण आपको मैंने कल ये बताया था कि शीतकालीन में वर्षा किधर चलती है, तो उत्तर से पश्चिम, उत्तर पश्चिम में अधिक वर्षा इसके कारण होती है। कहाँ होती है? उत्तर पश्चिम में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे उत्तर पश्चिम भारत में अधिक वर्षा करेंगी, ठीक है ना। थोड़ा सा आप रफ्तार में लिखने का प्रयास या सुनने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी। इसमें जो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ द्वारा, जो आप पश्चिमी विक्षोभ जान रहे हैं ना, जो पश्चिमी विक्षोभ वाली हवाएं हैं या आप मानसून कह लीजिएगा, उनका यहाँ पर असर पड़ता है, थोड़ा थोड़ा असर दिखता है आपको। किस लिए? क्योंकि ये उत्तर पश्चिम में, भारत में जो उत्तर पश्चिम, अब आप उत्तर पश्चिम जान रहे हैं, उत्तर पश्चिम में आपके क्या क्या क्षेत्र आएंगे, तो आप ऐसे उत्तर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर हो गया आपका, हरियाणा, पंजाब, तो ये क्षेत्र आपके आते हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे प्रमुख वर्षा क्षेत्र क्या होंगे, तो पंजाब आपका आएगा, हरियाणा आपका आएगा, दिल्ली आएगा और कुछ क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश भी आएगा। तो इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश का नाम आ गया। मैंने कहा जहाँ पर भी उत्तर प्रदेश आपको दिखे वो फैक्ट, वो पॉइंट आपको दिमाग में रख लेना है, क्योंकि आप एग्जाम किसका देने जा रहे हैं? यूपी का। तो यूपी के विषय में आपको मोटी मोटी चीज़ें सारी पता होनी चाहिए कि यूपी में कौन सी वर्षा होती है। तो शीतकालीन वर्षा भी यूपी में होती है। आप जैसे ठंडियों में देखते हैं, ठंडियों में कभी कभी बीच बीच में बारिश हो जाती है, जैसे 2 से 3 महीने ठंडी होती है, तो 2 से 3 महीने में 2-3 बार बारिश लगभग हो जाती है आपकी, ठीक है। तो ये बात हो गई कि कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। तो आप लिख लीजिएगा, पंजाब आपका हो जाएगा, आपका हरियाणा हो जाएगा, आपका दिल्ली हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, और कुछ उत्तर प्रदेश आएगा, कुछ आएगा, पूरे में नहीं होता है, लेकिन कुछ जिलों में आपको शीतकालीन वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है ना। आगे उच्च वायुदाब क्यों होता है यहाँ पर? तो उच्च वायुदाब कब होता है? तो जैसे उच्च वायुदाब मैंने आपको बताया कि मान लीजिएगा भारत विश्व का मैप है, क्या है? विश्व का मैप है। तो इसके माध्यम से आप समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमारा जो भारत है ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तरी गोलार्ध में भारत पड़ता है। जब सूर्य हमारा उत्तरी गोलार्ध में, जैसे सूर्य यहाँ पर है, मान लीजिएगा सूर्य यहाँ है उत्तरी गोलार्ध में,
तो क्या होगा, भारत में बहुत अधिक गर्मी होगी। जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हमें ज़्यादा उलझन लगती है, लेकिन हमसे जब थोड़ा सा दूर वो चीज़ चली जाती है तो हमें रिलैक्स महसूस होता है। तो क्या होगा, जब ये सूर्य दक्षिणायन में चला जाए, अब सूर्य तो डूबता नहीं है, अब तो हम लोग अपने देश में डूब रहा है तो बोल देते हैं कि सूर्य डूब चुका है, सूर्य अस्त हो गया है, लेकिन सूर्य तो अस्त होता नहीं है ना। तो ये क्या हुआ, ये खसकते खसकते कहाँ चला गया, दक्षिणायन मतलब दक्षिण में चला गया। तो यहाँ पर जब ये दक्षिण में चला गया तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ठंडा हुआ। क्या हुआ, भारत के आसपास का क्षेत्र क्या होता है, ठंडा होता है। तो कहेंगे पश्चिमोत्तर भारत में सूर्य के दक्षिण गोलार्ध होने के कारण यहाँ पर क्या होती है, शीतकालीन वर्षा होती है। इस शीतकालीन वर्षा के ही सारी बात हो रही है। तो इसका क्या आप लिखेंगे, आप इसे मोटा मोटा लिख लीजिएगा इसके आगे। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको पॉइंट था, ताकि आपको बातें मोटी मोटी समझ में आ जाए। तो आप इसके आगे लिखिएगा, आप ऐसे लिख लीजिए, पश्चिमोत्तर भारत में, कोष्टक में आप लिख लीजिएगा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के खसकने के कारण। ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य चला जाएगा तो पश्चिमोत्तर भारत, मतलब आपका पश्चिमोत्तर भारत किधर आएगा। अब मान लीजिए ये भारत है आपका, ये भारत है आपका, तो पश्चिमोत्तर भारत ये है आपका, सॉरी पश्चिमोत्तर भारत ये है आपका, तो वो तो पूर्वोत्तर भारत हो गया। पश्चिमोत्तर भारत क्या होगा आपका, ये होगा, ये क्षेत्र पूरा। तो यहाँ पर क्या होगी, बारिश होती है ठंडियों में आपके। ठीक है ना, ठंडियों में क्या होती है आपके, बारिश होती है। तो जैसे उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम हो गया ये आपका, और पूर्व की ओर बारिश होती है आपकी। क्या होती है, पूर्व की ओर बारिश होती है। अगला पॉइंट है कि भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनें चलती हैं, मतलब ट्रेड विंड चलती हैं। आपकी क्या चलती है, ट्रेड विंड। अब आप ट्रेड विंड समझ लीजिए कितने अंश या कितनी डिग्री तक चलती हैं। तो आप जैसे भूमध्य सागर से आप मान लीजिएगा, ये मैप है, यहाँ पर 0 डिग्री है, तो उत्तर में 5 से, मतलब यहाँ से 5 से 30 डिग्री तक, 30 डिग्री उत्तर तक, और 5 से 30 डिग्री तक दक्षिण में क्या चलती हैं। आप ऐसे, ये 0 हो गई, तो ये क्या होंगी, ये ट्रेड विंड होंगी आपकी। ठीक है, और ये कैसे, ये ऐसे आएंगी आपकी। ठीक है ना, ये चित्र के माध्यम से आप समझेंगे तो और बेहतर तरीके से चीजें आपकी समझ में आती हैं। तो इन्हीं को शीतकाल में क्या होती हैं, व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। इसके कारण वर्षा होती है, कहाँ पर, शीतकालीन में। ठीक है, ये आपकी शीतकालीन की चर्चा हुई। आगे मैं इसके विषय में और भी डिटेल करूंगी, लेकिन आज नहीं। आपसे मैंने बोला है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाया जा सकता है। जब मैं यहाँ लाइव क्लास लूँगी, जो भी कुछ इसमें छूटा है सारे कुछ आपको प्रश्नों के माध्यम से, मतलब जो भी कुछ छूट रहा है उनको प्रश्नों के माध्यम से यहाँ करा दिया जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि मेरा ये छूटेगा, कुछ छूटेगा नहीं, आपको प्रश्नों के माध्यम से उनको कवर करा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो अब आगे बात करते हैं। आपकी जो कुछ पवने हैं उनके नाम कहाँ कहाँ पर किस नाम से जानी जाती है, उनको लिख लीजिएगा, वो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो उसमें आप बिल्कुल डाउट मत रखिएगा, इसलिए मैं उन्हें पहले बता दूं, फिर आपको कुछ आगे कुछ नया बताऊंगी। तो इसलिए जैसे विभिन्न जगहों पर कुछ स्थानीय नाम से जानी जाती हैं, तो जैसे आप नार्वेस्टर सबसे पहले लिखेंगे। नार्वेस्टर को ही विभिन्न नामों से जाना जाता है। नार्वेस्टर क्या है, ये जो नार्वेस्टर है इसे कई नामों से जाना जाता है, कई जगह पर कई नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी भारत में, इसे पूर्वी भारत में, जैसे मैंने बताया कि ये पूर्वी भारत आपका होगा। जो ये भारत से ऐसे लग रहा है कि कुछ भाग अलग है, तो वो कौन सा भारत, पूर्वी भारत है। ठीक है, पूर्वी भारत आपका ये पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत पूरा आएगा। तो यहाँ पर पूर्वी भारत पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभप्रद है। कौन सी, नार्वेस्टर। कहाँ कहाँ पर इसे कहा जाता है, तो आप लिख लेंगे वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में ये चाय किसके लिए जानी जाती है, तो आपके चाय, काफी और चावल के लिए जानी जाती है। ठीक है, चाय, काफी और चावल, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इनको बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा, मतलब ये पॉइंट ना गलत हो पाए। नार्वेस्टर। अब इसको काल बैसाखी आप लिख लीजिए। काल बैसाखी से कहाँ कहा जाता है, क्या लिखेंगे, काल बैसाखी। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे और फिर उसके बाद और जो है काल बैसाखी। ठीक है, काल बैसाखी।
तो बैसाखी से आप हो सकता है थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगा ले जाएं कि पश्चिम बंगाल, नार्वेस्टर को स्थानीय भाषा में काल बैसाखी कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में। कौन सी है? तो नार्वेस्टर को ही पश्चिम बंगाल में स्थानीय नाम से काल बैसाखी नाम से जाना जाता है ना। चेरी बालम क्या है? चेरी बालम, चेरी बालम, ठीक है, चेरी बालम या चेरी बाल, सा इधर कर लो, माँ इधर कर लो, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक एवं केरल में है। कहाँ पर है? तो आपके कर्नाटक एंड केरल में है। किस लिए जानी जाती है? तो ये आपके टी एंड कॉफी के लिए जानी जाती है, ठीक है ना। टी और कॉफी के लिए जानी जाती है। कॉफी के फूलों के खिलने में सहायक होती कौन सी? चेरी बाल्सम। चेरी बाल्सम जो है तो ये कॉफी के फूलों के खिलने में सहायक होती है और टी और कॉफी के लिए जानी जाती है। आगे आम्रविष्ट, आम्रविष्ट आपके आम के लिए जानी जाती है। तो दक्षिण भारत में आम के जल्दी पकने में सहायक होती है, दक्षिण भारत में, ठीक है। साउथ इंडियन, ये दक्षिण भारत में आम के पकने के लिए काफी लाभकारी होती है। फिर है बोर्डो चिल्ला। बोर्डो चिल्ला नार्वेस्टर को बोर्डो चिल्ला, ये नाम जरूर आप लोग दिमाग में रख लेंगे, इनसे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो स्थानीय नाम है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ है? नार्वेस्टर का असम में स्थानीय नाम है। कहाँ पर? असम में, ठीक है ना। तो एक बार जैसे देख लेंगे कि नार्वेस्टर कहाँ की है, तो ये आपके पूर्वी भारत में, जैसे आपका पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में चाय, काफी और चावल के लिए जानी जाती है। फिर उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको काल बैसाखी, इसे पश्चिम बंगाल में स्थानीय नाम दिया गया। नार्वेस्टर को स्थानीय नाम काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। आगे आपका चेरी बालसम, चेरी बालसम, इसे मतलब कर्नाटक एवं केरल में कॉफी के जो फूल हैं उनको खिलने में सहायक करती है ये, ठीक है ना। फिर आम्रविष्ट आपके कहा है दक्षिण भारत में आम के पकने के लिए सहायक होती है। आपके बोर्डो चिल्ला, इसे नार्वेस्टर को स्थानीय नाम, मतलब असम में नार्वेस्टर को स्थानीय नाम से बोर्डो चिल्ला के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इतनी आपको मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। और एक लोग आज कमेंट किए थे कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बता दीजिएगा। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बता दीजिएगा। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अभी तक कोपेन का जलवायु वर्गीकरण एग्जाम में नहीं पूछा गया। मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगी, परंतु बहुत ज़्यादा आप अगर बर्डन लेकर चल रहे हैं तो आपको ही हानि हो सकती है। बाकी मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे। बताने से पहले कुछ आपको और पॉइंट बोल देते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा और नहीं लिखना चाहे तब भी जान लीजिएगा कि कैसे कि भारत में वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है, वर्षा का वितरण कैसे कैसे होता है, तो उसके बारे में आप जान लीजिएगा। तो सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट के पवन विमुख क्षेत्रों या ढालों और पूर्वोत्तर भारत में होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिएगा कि ये भारत है आपका, मान लीजिएगा, हो सकता है मैप उतना अच्छा ना बन पाए जितना बनना चाहिए, लेकिन कोशिश रहेगी कि बन जाए। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा यही आज है, ठीक है। तो मान लीजिए भारत है, तो भारत में वर्षा कहाँ से स्टार्ट होती है, आना कहाँ से, तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इस यहाँ कहाँ है? मालाबार तट से, मालाबार तट से जो आपके कहाँ है? केरल में है। यहाँ पर 1 जून को मानसून आना स्टार्ट हो जाता है, परंतु अब यहाँ से कुछ शाखाएं तो चली जाती हैं। फिर यहाँ पर आपकी क्या पड़ती है? अरावली पड़ती है, अरावली पड़ती है, ठीक है ना। इसे जैसे बता रहे हैं बस वैसे का वैसे ही आप याद कर लीजिएगा। यहाँ अरावली पड़ती है तो ये शाखा यहाँ से जाती है, लेकिन अरावली के समांतर चली जाती है। ऐसे जब चली जाती है तो क्या होता है? यहाँ पर अरावली या राजस्थान के पास वर्षा नहीं कर पाती, क्योंकि इसी के सारे ये आगे बढ़ते हुए चली जाती है। और इसकी एक शाखा है, जब ये मानसून आए तो इसकी एक शाखा ऐसे निकलती है,
तो ये तमिलनाडु में बारिश नहीं कर पाती, मतलब ये वर्षा नहीं कर पाती, ये धीरे धीरे ये शाखा ऐसे ऊपर चली जाती और ये सब मिलकर कहाँ आते हैं, बंगाल की खाड़ी में ऐसे जाके ऐसे ऐसे जाती है और बंगाल की खाड़ी से अपना जल लेती हैं, अपनी गगरी फुल करती हैं और कहाँ पहुँच जाती हैं, ऊपर से ये वाली शाखा आती है। तो ये दोनों शाखाएं मेघालय में इतना घुमड़ घुमड़ के बारिश करती है कि विश्व की सबसे ज्यादा बारिश आपके मेघालय पर होती है, मानसिन राम पर, ठीक है ना। तो ये इसे याद करें तो ये क्या हो गया, यहाँ इसे क्या कहेंगे, वृष्ट छाया प्रदेश, वृष्ट छाया प्रदेश, ठीक है, छाया प्रदेश। क्यों वृष्ट छाया प्रदेश कहेंगे, क्योंकि यहाँ बारिश हुई नहीं, इसके नीचे बारिश तो हो ही नहीं पाई, क्योंकि इसी के समानांतर वो सारी जो शिलाएं होती हैं वो धीरे से निकल जाती है, ठीक है ना, और शीतकालीन में यहाँ वर्षा होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो पॉइंट बताया आपको वो याद कर लीजिएगा। और फिर यहाँ कोरोमंडल में ठंडी में, मतलब तमिलनाडु में, जो आपका तमिलनाडु है यहाँ पर ठंडी में बारिश होती है, मतलब जब बारिश मानसून वापिस होता है तब, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है और उत्तर पूर्वी मानसून से निकलता चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जैसे मैंने शिवालिक क्षेत्र में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक वर्षा गिरपाद, जो आपके शिवालिक क्षेत्र के गिरपाद मतलब नीचे के स्थानों पर 5 क्षेत्रों में उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि इत्यादि क्षेत्रों में बारिश होती है, ठीक है ना। अगला है पवन विमुख ढलानों पर बहुत कम बारिश होती है, इसीलिए ये वृष्ट छाया प्रदेश होते हैं। पवन विमुख जैसे मैंने बताया कि जैसे आपके यहाँ भी बारिश कम होगी, क्यों बारिश कम होगी कि ये वाली तो शिला ऐसे निकल गई, ये वाली ऐसे निकल गई, तो यहाँ पर तो बारिश कम होगी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वृष्ट छाया प्रदेश होगा। और कुछ ढलानों पर, जैसे यहाँ पर तो बारिश हो गई, निकल गई, लेकिन इनके ढलान पर, यहाँ पर ढलानों पर बारिश नहीं होती है, मतलब आप पॉइंट समझिएगा। जैसे अब हमारे समानांतर कोई चला जा रहा है और वो बारिश कर रहा है, तो बारिश अगर हो रही तो ये इस तरफ बारिश हो रही ना, क्योंकि हमारे समानांतर चल रही कोई चीज, हमारी तरफ बारिश हुई ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पवन विमुख ढलानों पर बहुत कम बारिश होती है, इसलिए ये वृष्ट छाया प्रदेश कहलाते हैं। अगला है पश्चिमी घाट के पवन विमुख, पश्चिमी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पवन विमुख ढलानों पर वृष्ट छाया प्रदेश होंगे। मैंने जैसे बताया ये पश्चिमी घाट का ही है, तो यहाँ पर क्या है, वृष्ट छाया प्रदेश है, और कुछ यहाँ पर वृष्ट छाया प्रदेश पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पर वृष्ट छाया प्रदेश पाए जाएंगे, क्योंकि बारिश थोड़ी सी हुई ढलानों पर ना होकर, ठीक है। अगला है कि इसी तरह मानसून के समानांतर पड़ने के कारण अरावली भी वृष्ट छाया प्रदेश हो जाती है, कहलाती है। सबसे कम बारिश आपके लेह में होती है, इसीलिए इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। कहाँ पर, लेह में सबसे कम बारिश होती है, लेह में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जैविक मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल आपको रट लेने, याद कर लेने, ठीक है। अगला है जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून आपका उत्तर पश्चिम बिल्कुल शब्द टू शब्द याद करें आप। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। अब कम क्यों होती जाती है, क्योंकि इसने तो गगरी अरब सागर से फुल कर ली। अब भाई जब छलकाते हुए हम कोई चीज जा रहे हैं, मतलब बारिश करते हुए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गगरी तो खाली होगी ना। अब वो गगरी जब छलक रहा है तो ऐसा तो है नहीं कोई गगरी खाली ही नहीं होगी, कहीं ना कहीं तो कम होती चली जा रही ना। तो जैसे जैसे वो दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। पश्चिमी भागों की अपेक्षा पूर्वी भागों में अधिक बारिश होती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इतनी ज्यादा कहाँ पर बारिश हो पाती, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। बारिश वही बात हुई, बारिश यहाँ पर ज्यादा होती है, क्योंकि इधर की भी शाखा यहाँ पर पहुंच जाती है और इधर की भी शाखा यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर यही शाखा जाती है, ये कुछ एरिया आपका छूट जाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आप देखेंगे तो अगला पॉइंट जैसे आपको मैंने बताया कि पछुआ, ये हो गई आपकी इतनी शीतकालीन वर्षा, तो मैंने पहले आपको बता दी, ये आपके पॉइंट हो गए थे, किस चीज के हो गए थे, भारत में वर्षा का वितरण कैसे कैसे होता है। मैप के थ्रू मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छे समझ में आया होगा। कुछ चीजें और आप जान लीजिएगा, क्योंकि जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए जानिए। जैसे मानसून उत्पत्ति की जेट प्रभाव अवधारणा, जैसे जेट स्ट्रीम कहते हैं, तो उसकी अवधारणा कहाँ से शुरू होती है वो पहले आप जान लीजिएगा। तो 20 से 30 अक्षांशों के मध्य क्षोभ मंडल, अब क्षोभ मंडल कहाँ होगा आपका, तो जैसे ये पेटी है, तो ये आपका नीचे, फिर इसके ऊपर क्षोभ मंडल, फिर संताप मंडल, फिर सारे मंडल आपके ऊपर चले जाते हैं। तो क्षोभ मंडल में काफी ऊंचाई पर तेज ठंडी हवाएं चलती हैं,
इन्हीं हवाओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं हवाओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट स्ट्रीम कुछ दूसरा नहीं है। अब आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्षोभ मंडल में क्या है, क्षोभ मंडल में 20 से 30 डिग्री क्या है, 20 से 30 डिग्री में जो हवाएं चलती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये हवाएं हिमालय क्षेत्र में पश्चिम से पूरब की ओर चला करती हैं। यही हवाएं हिमालय क्षेत्र में पश्चिम से, जैसे ये आपका पश्चिम है तो पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे ऐसे चला करती हैं। ठीक है। मई जून के महीने में उत्तर भारत बहुत गर्म हो जाता है, अतः ठंडी आने के कारण जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में खिसक जाती है। मई जून में जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जेट स्ट्रीम की क्या होती है, जेट स्ट्रीम हिमालय की तरफ खसक जाती हैं, क्योंकि निम्न दाब बन गया तो क्या करेंगी, ये उच्च है मतलब ठंडी है तो ये ऊपर की ओर खसक जाएंगी। ठीक है। ठंडी आने के कारण जेट स्ट्रीम बहुत हिमालय के उत्तर में खसक जाती है। ऐसे में एक गैप बन जाता है। इसी गैप को भरने के लिए हिंद महासागर, अब आपका हिंद महासागर कहाँ है? आपका हिंद महासागर भारत, हिंद महासागर के उत्तर में है, तो हिंद महासागर से क्या लेती है? जल वाष्प लेती है। क्या लेती है? हिंद महासागर से जल वाष्प लेती हैं। हिंद महासागर से जल वाष्प भरी हवाएं भारत की ओर चलने लगती हैं। जल वाष्प भरी इन्हीं हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। जब आप जल वाष्प लेकर चलेंगे तो इन्हीं को तो हम मानसून कहेंगे, क्योंकि ये तो जल की भरी हुई हवा है। ये जहां मन करेगा वहीं छलका देंगी अपना क्या जल, कुछ और नहीं छलकाएंगी। आप लोग मतलब कंफ्यूज मत होना क्या छलका रही है बार बार। तो ये अपनी गगरी में जल भरकर चलती हैं, तो क्या करेंगी? ये छलकाते चलेंगी, जगह जगह जहां मन करेगा वहीं छलका देंगी ये। ठीक है ना। तो इन्हीं को क्या कहेंगे? मानसूनी हवाएं कहते हैं। और इन्हीं मानसूनी हवाओं से भारत में वर्षा होती है। जब इसीलिए मानसूनी हवाएं या मानसूनी कहा जाता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु कहा जाता है इन्हीं के कारण। ठीक है ना। तो आगे आप देखेंगे, अब मानसून आने से पूर्व भारत में वर्षा होती है। कुछ वर्षा ऐसी है जो मानसून आने से पूर्व, जैसे आप देखेंगे अप्रैल मई में भी बारिश होती है ना। मानसून तो आपका जून में प्रवेश करता है, फिर 15 जून के आसपास लगभग सारे भारत में फैलता है, परंतु उससे पहले भी यहाँ पर बारिश होती है। जब बारिश या वर्षा यहाँ पर होती है, जैसे आप मई जून में, तो कुछ जैसे आम के सीजन में, आम का सीजन आपका मई हुई होता है। तो जैसे सुनिए, मानसून आने से पूर्व भारत के कुछ भागों में फुहार भरी वर्षा हो जाती। इस बारिश को सावर कहा जाता है। फुहार भरी मतलब एकदम बढ़िया मिंजी सी बूंदें गिरती हैं, आपको लगेगा कि ऊपर से कोई सावर चला रहा है। जैसे सावर से आप नहाते हैं तो बढ़िया मिनी महीन क्या आती हैं, बूंदें आती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है ना, तो सावर कहते हैं। अब ये बारिश कैसे इनके विषय में जान लें। मुश्किल से 5 मिनट की क्लास होगी और ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम अपनी क्लास ओवर करते हैं। तो पश्चिमी घाट पर आम की फसल के लिए बड़ी लाभदायक होती है। जो ये फुहारदार या आपकी सावरदार हवाएं होती तो पश्चिमी घाट में, जो ये आपका भारत है, तो ये पश्चिमी घाट में आम की फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। ठीक है ना। इसलिए इसे मैंगो सावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं फुहारों को क्या कहा जाता है? मैंगो सावर कहा जाता है। मैंगो सावर कहा जाता है। ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट पर हुई। कर्नाटक में कहवा की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है, इसलिए यहाँ इसे चेरी बाल्सम, जैसे मैंने बताया था, चेरी बाल्सम कहाँ होती है? कर्नाटक में ही होती है। आम्र की फसल के लिए ये काफी उपयोगी होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, लाभदायक होती हैं। असम में चाय की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है, इसलिए यहाँ इसे टी सावर कहा जाता है। इसे नार्वेस्टर या काल बैसाखी भी कहा जाता है। तो मैंने बताया था कि नार्वेस्टर और काल बैसाखी के विषय में, तो काल बैसाखी से कहाँ कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि काल बैसाखी नार्वेस्टर को कहाँ कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। और असम में नार्वेस्टर को स्थानीय नाम से क्या जाना जाता है? तो बोडो चिल्ला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बोडो चिल्ला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये बात हुई आपकी जलवायु की। बस इतने ही प्रश्न आपके जलवायु से संबंधित हैं। अब जो प्रश्न आपके हैं उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगी, क्योंकि वो भूकंप से संबंधित है और वो जलवायु में ही आपके आते हैं। तो 5-7 मिनट की क्लास और होगी मुश्किल से, उसे आप थोड़ा सा जान लीजिए या लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे आपकी। ठीक है। आप लोग क्लास के लिए परेशान भी, तो आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा एकदम कंठस्थ होके दिया जाता है। तो भारत के भूकंपी क्षेत्र आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसे। भारत के भूकंपी क्षेत्र, वैसे ये सब कोई बताता नहीं है, मुझे भी पता है, हम भी देखते हैं सब कि इतना कोई अंदर तक नहीं जाता है, परंतु हम बता रहे हैं क्योंकि प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं वो आपको जानने का पूरा हक और अधिकार है।
क्योंकि फिर आप इस बात के लिए कह सकते हैं कि, तो आप कहाँ से लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे, फोर्थ लिखेंगे, फाइव्थ लिखेंगे। तो कितने भूकंपीय स्थान हैं, तो 4 क्षेत्रों में, 4 जोन ऐसे हैं जहां भारत के भू क्षेत्रों को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से बांटा गया। तो 4 कितने जोन है, तो 4 जोन है आपके, कितने 4 जोन है, ठीक है ना। ये 4 जोन कहाँ से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब सेकंड में क्या आता है, अल्प तीव्रता क्षेत्र, मतलब इनमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। क्या होगा, अल्प तीव्रता क्षेत्र, इनमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा आपका। लेकिन जो थर्ड है तो मध्यम तीव्रता क्षेत्र, मतलब इनमें थोड़ा बहुत जैसे आपके मकान आकान गिरने का डर रहता है, मध्यम तीव्रता क्षेत्र, ठीक है ना। और जो आपका फोर्थ आता है ये काफी मतलब गहन तीव्रता क्षेत्र, गहन तीव्रता क्षेत्र, इसमें काफी नुकसान होता है, मतलब इसमें हानि काफी ज्यादा, मतलब धन हानि होती है। और फिर जो आपका 5वां है ये तो माशाअल्लाह है, अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र। क्या है, अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र। ये जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें मिस मत करिएगा, अक्सर एग्जाम में ये जोन पूछ लिए जाते हैं। तो जो अब कहाँ से शुरू करेंगे आप, तो फिफ्थ से शुरू करिए। क्या है, जो अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र है, तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पर, तो अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा जोखिम है। क्या है, ज्यादा जोखिम है, ऐसे आप अपनी भाषा में लिखिए, ज्यादा जोखिम क्षेत्र है इनमें, ठीक है ना। क्योंकि यह अति प्रचंड क्षेत्र इसमें आ रहे हैं, तो क्या होंगे, ज्यादा जोखिम क्षेत्र आएंगे, इसमें क्या होंगे, ज्यादा जोखिम क्षेत्र आएंगे। क्षेत्र कारक मतलब यहाँ पर कितने उसमें आता है, तो 0.36, 0, ये बिल्कुल याद रखना, 0.36 IS कोड, ठीक है। अगला इसी में लिखिएगा आप, अगला पॉइंट इसका है कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो क्षेत्र में लिख लीजिएगा आप, जम्मू एंड कश्मीर सबसे पहले आपका आता है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा आपके भूकंप आते ही रहते हैं, आप जब भी देखेंगे तो भूकंप आएगा। लद्दाख हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पूरा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है आपको, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आपका। उत्तराखंड बिहार हो जाएगा, आप इसी के नीचे लिख लीजिएगा, उत्तराखंड बिहार। ये क्षेत्र क्या होंगे, ये अति प्रचंड तीव्रता वाले में आएंगे, उत्तराखंड बिहार क्षेत्र तक है। कच्छ का रण जो आपका गुजरात का है, यहाँ पर आप लिख लीजिए कच्छ का रण, ठीक है। कच्छ का रण भी कहाँ पर आएगा, अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र में, जो 5वें नंबर पे। ये क्रम आपको याद करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ पर फर्स्ट से नहीं है, वो गलती मत करना। यहाँ पर 4 जोन तो हैं, लेकिन सेकंड से स्टार्ट है, ठीक है ना। तो इतनी बात हो गई। यहाँ पर पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसमें आता है। और देश के कुल भूभाग क्षेत्र में कितना प्रतिशत है इसका, तो आप लिख लेंगे 10.9%, 10.9%। ये इतनी बात हो गई आपके 5वें नंबर की, अति प्रचंड भूकंपीय क्षेत्र या तीव्रता वाले क्षेत्र, ठीक है। बाकी आपके बहुत छोटे छोटे हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट था, तो इसको आप लिख लीजिएगा। अगला देख लीजिएगा, जो चौथे नंबर के ये गहन तीव्रता वाला क्षेत्र है, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, तो इसमें आप लिखेंगे 0.24 IS कोड। ये IS कोड आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछता है कि चौथे नंबर पे कितने कोड का भूकंप आता है, ठीक है ना। ये याद करना आपके लिए बेहद जरूरी है। फिर इसमें आता है कि कौन कौन से संबंधित क्षेत्र है, तो आपका इसमें दिल्ली आ जाता है। क्या आ जाता है, आपका दिल्ली आता है। इसमें सबसे बड़ी बात है, जो गहन तीव्रता, अक्सर दिल्ली में आप सुनते रहते हैं कि क्या आता है, भूकंप आता रहता है। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको ज़्यादातर भूकंप के माध्यम से गिरी हुई बताई जाती हैं कि, और गंगा मतलब बताई जाती हैं कि वहाँ की बिल्डिंगें गिरी हैं भूकंप। गंगा का मैदानी क्षेत्र समझ रहे हैं ना कहाँ पर है। जब भारत का मैप ऐसे बनाएंगे तो ये बीच वाला क्या है, गंगा यमुना का क्षेत्र माना जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर भूकंप आएगा। उसके बाद आपका शेष हिमालय, आपका कुछ हिमालय का हिस्सा ऊपर का जो है, कुछ हिमालय का हिस्सा आ जाता है। और आपके गुजरात का भी इसमें भी हिस्सा आता है, इसमें गहन तीव्रता क्षेत्र वाले में, ठीक है। महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर महाराष्ट्र का पूरा तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र आने वाले समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही होने वाली है। आप केवल देखते रहिए 2-4 साल तक कि महाराष्ट्र का ये जो कोयना क्षेत्र है बचेगा भी नहीं, इतना ज़्यादा यहाँ भूकंप आने की संभावनाएं होती हैं। अगला है आपका सिक्किम। क्या है,
सिक्किम। इतनी बात हो गई गहन तीव्रता क्षेत्र की। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा तीसरे नंबर पे, बस यहाँ पर कोड लिख लीजिएगा, ISC कोड 0.18 IS कोड, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कुछ याद करें चाहे ना याद करें। गहन तीव्रता महाराष्ट्र का कोयना याद कर लीजिएगा। अति प्रचंड में आप लद्दाख, जम्मू कश्मीर, कच्छ का रण, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश भी, बिहार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार में लेकिन आते रहते हैं। तो इसमें क्या आएगा आपका लक्षद्वीप आएगा। आपका इसमें जो लक्षद्वीप आपका हिंद मतलब द्वीप समूह है, तो वहाँ पर तो भूकंप आज से नहीं बहुत सालों करोड़ों वर्ष पहले से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या था अरब सागर पड़ता है इधर, तो अरब सागर में अक्सर भूकंप आने के कारण जाना जाता है। तो लक्षद्वीप पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशित क्षेत्र, तो यहाँ पर लक्षद्वीप पश्चिमी घाट, अब पश्चिमी घाट की तरफ ही तो लक्षद्वीप है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आएगा। प्रायद्वीपीय भारत भी आपका आएगा, क्या आएगा प्रायद्वीपीय भारत में भी इसी के कारण क्या आते हैं भूकंप आते हैं, ठीक है ना। देश के कुल क्षेत्र का 30.4%, कितना 30.4% पाया जाता है। और इसका गहन तीव्रता क्षेत्र का आप लिख लीजिए 17.3%, 17.3% पाया जाता है, ठीक है। तो ये 3 की बात हो गई। अब आती है फर्स्ट की, जो बहुत मतलब हानिकारक नहीं है, फिर भी इसके विषय में जान लीजिए। तो इसमें कहा गया, इस वाले में सुन लीजिएगा, थर्ड वाले में, जोन फर्स्ट और सेकंड का सम्मिलित क्षेत्र है। ये जो थर्ड जोन है, ये फर्स्ट और सेकंड का सम्मिलित स्रोत है, यह सम्मिलित क्षेत्र है, ठीक है ना। सबसे कम भूकंप प्रभावित श्रृंखला मेखला कहाँ पर है, तो आपके अल्प तीव्रता वाले क्षेत्र पर है, ठीक है, अल्प तीव्रता वाले क्षेत्र पर है। ये फर्स्ट और सेकंड का मिश्रित रूप है, और ये है, सॉरी ये नहीं, इसको मैं बता रही थी, ये फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर 0 लिख लीजिएगा, 0.10 IS कोड, 0.10 IS कोड। इसके आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, ये फर्स्ट और सेकंड का सम्मिलित रूप है, क्योंकि इसके बाद जब फर्स्ट आएगा तो उसमें भी कुछ नहीं होगा, तो इसलिए सेकंड से ही शुरू किया जाता है, ठीक है। सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला है ये, सबसे कम यहाँ पर भूकंप आने की बहुत कम संभावनाएं रहती हैं। इस क्षेत्र देश के कुल भूभाग में कितना है, 41.4% है ये भूकंप क्षेत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब 50% में तो लगभग भूकंप ना के ही बराबर भारत में आते हैं। इसमें प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग क्या है, यहीं पर है, प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग, ठीक है। अधिकांश भाग कहाँ पर है, यहीं पर है, अल्प तीव्रता वाले क्षेत्र पर, ठीक है ना। इनमें जैसे कर्नाटक का पठार आता है आपका, प्रायद्वीपीय पठार अर्थात जोन सेकंड के अंतर्गत ही आता है। तो ये हुई आपकी जोन की बात, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। बाकी आपको कहीं और से भी पढ़ने में बेहतर लगे तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं चीज़ों को, बस आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, और मतलब अच्छा कंटेंट होंगी तो चीज़ें, अगर चीज़ें होंगी तो अच्छा कंटेंट भी होगा, क्योंकि आपके लिए एक बुक से खोज कर नहीं पढ़ाया जाता है। मेरे पास अभी वर्तमान में 5 बुक खुली हुई हैं, तो आपको एक जगह से बिल्कुल नहीं बताया जाता, आपको कई जगह से चीज़ें खोज कर लाई जाती हैं। अब आगे सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापान से हुई थी, कहाँ से हुई थी, जापान से। अधिकांश सुनामी की उत्पत्ति का कारण समुद्र में भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गार अधिकांश सुनामी की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। समुद्र अथवा स्थल पर आए भूकंप के कारण ही क्या आती है, सुनामी आती है, ठीक है ना। सुनामी जैसे ज्वालामुखी और ये भूकंप का बड़ा रूप है, ज्वालामुखी का बड़ा रूप क्या है, सुनामी। अब सुनामी अगर देश में आ जाए या कहीं पर भी आ जाए तो फिर तो कल्याण हो जाएगा, कोई मतलब हमको नहीं लगता फिर उसके बाद कोई बचेगा। ज्वालामुखी आती है तो मान लो जहाँ आई, जिस एरिया में आई वहीं पर पड़ी, सुनामी एक स्थान पर फिर नहीं आई, जहाँ से निकलती है तो फिर उसको सबको लेके चली जाती है। इनके अन्य नाम है बंदरगाही लहरें, भूकंपीय समुद्री लहरें। उदाहरण के तौर पर जैसे बताया गया है कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर को आई सुनामी से भारत में कोरोमंडल तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। तो कोरोमंडल तट आपका कहाँ पर पड़ेगा, ये कोरोमंडल तट आपका केरल की तरफ पड़ेगा, ठीक है, सर्वाधिक प्रभावित था सुनामी से। आगे है कि चक्रवात, तो वायुमंडल में हवाओं के चक्रा वायुपिंड को क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। दिशाएं के उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत चलती हैं, जो उत्तरी गोलार्ध है, अब अपना भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, तो जो चक्रवात है तो आपकी दिशाएं जैसे घड़ी की सुई किधर चलती है, तो आप कैसे बताएंगे, घड़ी की सुई के विपरीत चलती हैं। जैसे आपकी घड़ी की सुई ऐसे ऐसे चलती है तो ये ऐसे ऐसे विपरीत चलेंगी, है ना, क्लॉकवाइज न चलकर ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है ना। दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में है, और दक्षिणी गोलार्ध जब आप जिस गोलार्ध में अपना देश या अपना एशिया नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध में, वहाँ पर ये क्लॉकवाइज चलती हैं, क्या, चक्रवात वहाँ के, ठीक है।
चक्रवाती तूफान। भारत से संबंधित जो क्षेत्र हैं, जैसे अरब सागर में चक्रवात आते हैं। चक्रवातों की संख्या कम कहाँ है? अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या सबसे अधिक है। अरब सागर में थोड़ा कम आते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा चक्रवात आते हैं, अरब सागर में कम चक्रवात आते हैं, ठीक है ना। तो ये हुई आपकी जितनी भी मौसमी या मानसून या जलवायु थी, उतनी लगभग मैंने आपको बता दी। कुछ इसमें चीज़ें छूटी हुई हैं, जैसे मैंने बताया कि अब कोपेन जलवायु का प्रभाव मैंने अभी आपको नहीं बताया है, वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते। लेकिन अगर आपको लगेगा तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ बता दीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 1 पेज ही है, तो मैं उसे मतलब 1 दिन की क्लास हो जाएगी उसमें, लेकिन फिर भी एक प्रश्नों के माध्यम से भी उसे सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि जैसे उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश कहाँ पर है, कैसे है, बस इतना ही इसमें है। कोपेन का जलवायु प्रभाव या वर्गीकरण, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में बहुत ही जल्द आप सबसे मुलाकात होती है, और आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए। अगर आप लाइव क्लास शाम 8 बजे वाली नहीं देख रहे हैं, प्रश्न उत्तरी वाली, जिसमें धुआंधार प्रश्न फेंके जाते हैं और उधर से खटाखट उत्तर आते जाते हैं, तो उसे आप जरूर देखें और आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा और आप अपना ख्याल रखिएगा। आप अपना ख्याल रखें और सिर्फ अपना ही ख्याल रखें, किसी और के भरोसे अपने ख्याल को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि आप सभी को।